हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन प्रेप यूट्यूब चैनल। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ मंथली करंट अफेयर्स के सीरीज के साथ। इस वीडियो में हम जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जुलाई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स में पहला है, बिहार 18 साल बाद सबसे बड़ा राजकोषीय घाटा जो है दर्ज किया गया। 18 साल के बाद राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, सामान्य भाषा में इसे सरकारी घाटा बोला जाता है। सरकारी घाटा। राजकोषीय घाटा क्या होता है? सरकार के आय की तुलना में, सरकार के इनकम की तुलना में एक्सपेंडिचर अधिक, उसे हम सरकारी घाटा कहते हैं। इनकम कम और एक्सपेंडिचर ज्यादा सरकार का जब हो तो उसे हम सरकारी घाटा या राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट या गवर्नमेंट डेफिसिट, सब एक ही हुआ, उसे हम कहते हैं। चर्चा में क्यों रहा? 30 जून 2022 को बिहार विधानसभा के मानसून सत्र के अंतिम दिन सदन में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट के अनुसार बिहार वित्तीय वर्ष 2020-21 में 29,827 करोड़ रुपया का राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। बिहार जो है 2020-21 में जो है राजकोषीय घाटा 29,827 रुपया करोड़ का जो है राजकोषीय घाटा दर्ज किया गया है। वर्तमान में राजकोषीय घाटा कितना है? 3.47% है। FRBM, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजटरी मैनेजमेंट, FRBM कानून कब बना था? 2003 में। FRBM 2003 के तहत राजकोषीय घाटा कितनी होनी चाहिए? तो याद रखना चाहिए 3% होनी चाहिए। FRBM एक्ट के तहत राजकोषीय घाटा 3% होनी चाहिए। राजकोषीय घाटा पिछले साल की तुलना में 15,103 करोड़ रुपया से बढ़कर 2019-20 में, जहां राजकोषीय घाटा 15,103 करोड़ रुपया था, वहीं 2020-21 में यह बढ़कर 29,827 करोड़ रुपया हो गया। जबकि 18 साल पहले 2004-5 में जो ये राजकोषीय घाटा 11,325 रुपया जो है राजस्व घाटा जो है दर्ज किया गया था। वित्तीय वर्ष 2020-21 में राजस्व प्राप्तियां जहां 3,936 करोड़ रुपया 3.17% हुआ, वहीं उसकी और 2020-21 में जो प्रतिबद्ध व्यय है उसकी वृद्धि के कारण राजस्व खर्च में 13,476 करोड़ रुपया 10.69% की बढ़ोतरी हुई। तो राजकोषीय घाटा 18 साल के बाद बिहार का 29,827 करोड़ रुपया है, जो 2019-20 में 15,103 करोड़ रुपया था, वो बढ़ के 29,827 करोड़ रुपया हो गया है। वर्तमान में जो राजकोषीय घाटा कितना है? 3.47%। FRBM एक्ट 2003 के तहत राजकोषीय घाटा कितनी होनी चाहिए? 3% होना चाहिए। राजकोषीय घाटा क्या है? सरकार का आय से ज्यादा एक्सपेंडिचर, इनकम से ज्यादा एक्सपेंडिचर, व्यय, उसे हम राजकोषीय घाटा कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र ने बिहार को दिए 1152 करोड़ रुपया। चर्चा में क्यों रहा? 4 जुलाई 2022 को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी जी ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग फाइनेंस कमीशन की सिफारिश पर केंद्र ने बिहार को 60 करोड़ रुपया का फंड जारी किया है। 15 फाइनेंस कमीशन के सिफारिश पे। 15 फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह। NK सिंह। इनका 15वें फाइनेंस कमीशन का कार्यकाल कब से कब तक है? 2020 से 25 तक। 15वें फाइनेंस कमीशन का जो गठन कब हुआ था? 22 नवंबर 2017 को। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के जो अध्यक्ष कौन थे? याद रखिएगा, KC नियोगी साहब। KC नियोगी साहब। KC नियोगी साहब थे। फाइनेंस कमीशन का कार्य क्या होता है? भारत के राष्ट्रपति को यह सिफारिश करना कि संघ और राज्यों के बीच जो कर है उसको कैसे वितरित किया जाए, इसकी सिफारिश जो है फाइनेंस कमीशन राष्ट्रपति जी से करता है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार से अनुदान मद के तहत पहली किस्त के रूप में 60 करोड़ रुपया का फंड बिहार को मिला है। यह फंड बिहार के 8,067 ग्राम पंचायत, 8067, 533 पंचायत समितियां और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिए दिया गया है।
15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच 70:15:15 के अनुपात में किया जाएगा। इस फॉर्मूला के अनुपात आधार पर ग्राम पंचायतों को 82 करोड़ रुपया, पंचायत समितियों को 172.89 करोड़ रुपया और जिला परिषदों को 172.8 करोड़ रुपया आवंटित किए जाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में बिहार 7वें स्थान पर। एनएफएसए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट कब बना था? 2013 में 10 सितंबर 2013 को यह कानून बना था, जिसका उद्देश्य है गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए लोगों को सुटेबल प्राइस, वहनीय मूल्यों पर अच्छी गुणवत्तापूर्ण खाद्यान्न की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराते हुए उन्हें खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना। एनएफएसए के तहत ग्रामीण आबादी का 75% और शहरी आबादी का 50% को रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना एनएफएसए कानून का जो है मेन उद्देश्य है। चर्चा में क्यों रहा? क्योंकि 5 जुलाई 2022 को एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण जारी किए गए, जिसमें बिहार पूरे देश में 7वें स्थान पे है और इस सूचकांक में उड़ीसा जो है पहले स्थान पे है। सामान्य श्रेणी के राज्यों में एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक में उड़ीसा जो पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पे और आंध्र प्रदेश तृतीय स्थान पे और बिहार जो है 7वें स्थान पे। वहीं विशेष श्रेणी के राज्य, हमारे देश में जो है राज्यों को कई भागों में बांटा गया है, सामान्य श्रेणी, विशेष श्रेणी, जिन्हें विशेष रूप से कुछ रियायतें दी गई है। उस श्रेणी के राज्यों में त्रिपुरा जो है पहले स्थान पे है और हिमाचल प्रदेश जो है एनएफएसए के रैंकिंग सूचकांक में दूसरे स्थान पे और सिक्किम जो है तीसरे स्थान पे। और केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव जो है शीर्ष स्थान पे। आप सबको पता है 2019 में दादरा और नगर हवेली और दमन दीव दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश थे, दोनों को मर्ज कर दिया गया। ये एनएफएसए के केंद्र शासित प्रदेशों के रैंकिंग सूचकांक में जो है शीर्ष स्थान पे इन्हें स्थान प्राप्त हुआ है। पहले स्थान पे सामान्य श्रेणी में कौन है? उड़ीसा, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और तीसरे पे आंध्र प्रदेश और बिहार जो है 7वें स्थान पे है। विशेष श्रेणी के स्पेशल लिस्ट के स्टेट्स के राज्यों में त्रिपुरा पहले स्थान और हिमाचल द्वितीय स्थान और सिक्किम तृतीय स्थान और यूटी यूनियन टेरिटरी में दादरा और नगर हवेली एवं दमन दीव को जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में वज्रपात का बढ़ता प्रकोप। बिहार में इन दिनों वज्रपात का जो है प्रकोप ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण जान माल की काफी क्षति हुई है। वज्रपात, थंडर क्लैप। वज्रपात क्या होता है दोस्तों? आकाश में मौजूद बादलों के घर्षण से एक बिजली उत्पन्न होती है, आप सबने देखा होगा, जिससे नेगेटिव चार्ज उत्पन्न होती है। वह पृथ्वी में पहले से ही पॉजिटिव चार्ज होता है, ऐसे में धरती और आकाश दोनों नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। जब इन दोनों चार्जों के बीच में कोई कंडक्टर होता है तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज होता है, लेकिन आसमान में कोई कंडक्टर नहीं होता है तो यही इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज जो है ठनका के रूप में धरती पर गिरता है और जान माल की क्षति पहुंच जाता है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, जिसका गठन कब हुआ था? 2013 में। उन्होंने बताया कि प्राकृतिक आपदाओं में वज्रपात सबसे ज्यादा घातक होते जा रहा है, जिसके चलते पिछले 6 वर्षों में लगभग 2000 लोगों की जान जा चुकी है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार राज्य में वज्रपात और उससे होने वाले मौतों के लिए राज्य का ज्योग्राफिकल जो है जिम्मेदार है, भूगोल जिम्मेदार है, क्योंकि बिहार की जलवायु मानसूनी होने के कारण यह गर्मी और नमी के हिसाब से अति संवेदनशील है, जिस कारण राज्य में तीव्र गर्जन और तेज वर्षा के साथ वज्रपात की घटनाएं होती रहती है। वज्रपात से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया है, इसके दौरान इंद्रवज्र नामक एक ऐप भी लॉन्च किया गया। इंद्रवज्र नाम पूछेगा एग्जाम में आपको, इंद्रवज्र नामक ऐप किसके लिए लॉन्च किया गया? याद रखिएगा, वज्रपात के बचाव के लिए, जो वज्रपात से लगभग 40 मिनट पहले लोगों को अलार्म टोन एवं संदेश के जरिए सतर्क करेगा, इंद्रवज्र ऐप। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है,
बिहार में अब सभी राशन कार्ड धारियों, राशन कार्ड होल्डर को मिलेगा मुफ्त इलाज की सुविधा। चर्चा में क्यों रहा? बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के द्वारा आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले चिकित्सकों और अस्पतालों के लिए राज्य के सभी राशन कार्ड होल्डर के लिए आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा की घोषणा की गई है। अब बिहार के जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उनको मुफ्त इलाज की सुविधाएं प्रदान की जाएगी। उसी तरह जिस तरह आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधाएं दी जाती है। आयुष्मान भारत योजना या पीएम जन आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 23 सितंबर 2018 को आयुष्मान भारत योजना या उसी को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना कहते हैं। यह भारत सरकार की एक स्वास्थ्य योजना है, ठीक है। और ये पूरे भारत, इस योजना का उद्देश्य जो है आर्थिक रूप से कमजोर लोग बीपीएल धारक को स्वास्थ्य बीमा मुहैया प्रदान करना। इसके अंतर्गत आने वाले प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक का कैश रहित स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जाएगा। इस अवसर पे आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 66 डॉक्टर्स और 5 अस्पतालों को सम्मानित भी किया गया है। आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तर्ज पर मुफ्त इलाज की सुविधा के फलस्वरूप बिहार की 9 करोड़ की आबादी को प्रति वर्ष 5 लाख तक का कैशलेस इलाज कराने के लिए कवर किया जाएगा। राज्य में लगभग 1 करोड़ 80 लाख परिवार हैं जो राशन कार्ड धारी हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में खुलेंगे मेगा स्किल सेंटर। हाल ही में बिहार के श्रम संसाधन विभाग ने राज्य भर में युवाओं को रोजगार से जोड़ने, उन्हें रोजगार संबंधी ट्रेनिंग देने के लिए सभी जिलों में मेगा स्किल सेंटर की स्थापना संबंधी प्रस्ताव तैयार किए हैं। मेगा स्किल सेंटर के अंतर्गत न केवल एक ही छत के नीचे युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बल्कि युवाओं को कौशल विकास और प्रशिक्षण देकर उन्हें स्वावलंबी भी बनाया जाएगा। स्किल सेंटर में युवाओं को 90 प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस सेंटर से बेरोजगारी को काफी हद तक रोजगार पाने में मदद मिलेगी। स्किल सेंटर में विभिन्न प्रकार के तकनीकी प्रशिक्षण के जरिए युवाओं को कमाई के लिए जो है दक्ष बनाया जाएगा। और मेगा स्किल सेंटर पहले चरण में कहां खुलेंगे? पटना, नालंदा और दरभंगा में खोले जाएंगे और बाकी बिहार के अन्य जिलों में खोले जाएंगे। इस मेगा स्किल सेंटर के तहत युवाओं को जो है रोजगार मिलेगा, उसके लिए जो है इन्हें जो है ट्रेंड किया जाएगा और साथ ही साथ जो है युवाओं को कमाई के लिए दक्ष बनाएगा और इससे मेगा स्किल सेंटर से बेरोजगारी को काफी हद तक रोजगार पाने में जो है मदद मिल सकेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, एलिवेटेड कॉरिडोर सड़क दानापुर बिहटा के निर्माण को NHAI नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने दी हरी झंडी। एलिवेटेड कॉरिडोर क्या होता है दोस्तों? ये जो नियमित सड़क होती है उससे थोड़ी ऊंची बनी होती है। देख रहे हैं आप, फोटो में देख सकते हैं, ये नीचे सड़क है, उससे थोड़ी ये ऊंची होती है जिससे लोग बिना रुके लोग आ जा सकेंगे, जाम से जो है छुटकारा मिलेगा। वही एलिवेटेड कॉरिडोर जो है दानापुर बिहटा के बीच में बन रहा है, जिसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने हरी झंडी दी है। NHAI जो है किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है बताइए आप लोग? ये जो आता है सड़क और परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। NHAI जिसके मंत्री कौन है? श्रीमान नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी आप सब जानते हैं। और NHAI के जो अभी चेयरमैन कौन है? उषा उपाध्याय, याद रखिएगा। NHAI के जो है अलका उपाध्याय जो है इसके जो है चेयरमैन है अभी। और NHAI की जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? 1988। इसका कार्य क्या है NHAI का? भारत में जितने भी नेशनल हाईवे हैं उसकी जो है देखरेख करना जो है NHAI का काम है। तो चर्चा में क्यों रहा? 15 जुलाई 2022 को NHAI भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने दानापुर रेलवे स्टेशन से बिहटा के ESI मेडिकल कॉलेज तक एलिवेटेड कॉरिडोर के निर्माण के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत 21 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण किया जाना है, जो बिहार का सबसे बड़ा एलिवेटेड कॉरिडोर ये होगा। एलिवेटेड कॉरिडोर का प्रोजेक्ट बिहार के लिए घोषित प्रधानमंत्री पैकेज 2015 का हिस्सा है। इसके लिए
456 करोड़ रुपया की लागत से राज्य सरकार ने अपनी राशि से जमीन का अधिग्रहण किया है। बिहार के सबसे बड़े एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण 21 करोड़ रुपया की लागत से होगा, 51 करोड़ रुपया की लागत से होगा। और एलिवेटेड सड़क की पूरी लंबाई जो है 21 किलोमीटर है। और दानापुर बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर के तहत बिहटा एयरपोर्ट के लिए एक रिंग रोड का भी जो है प्रावधान इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, केंद्रीय स्थल के रूप में मुजफ्फरपुर का ऐतिहासिक चामुंडा स्थान हाल ही में चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक कंवल तनुज जी ने मुजफ्फरपुर जिला के डीएम प्रणव कुमार जी को मुजफ्फरपुर के कटरा स्थित चामुंडा मंदिर को पर्यटन स्थल के रूप में विभाग द्वारा विकसित करने हेतु एक पत्र भेजा है। ये जो पत्र है पर्यटन बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने प्रसाद योजना जो शुरू की गई थी उसी का एक पहल है। प्रसाद योजना कब शुरू की गई थी? याद रखिएगा, प्रसाद योजना कब शुरू की गई थी? 2014 और 15 में। प्रसाद योजना पिलग्रिमेज रेजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन ड्राइव, तीर्थ यात्रा, कायाकल्प और आध्यात्मिक संवर्धन अभियान है इसका फुल फॉर्म। इस योजना का उद्देश्य है धार्मिक पर्यटन अनुभव को समृद्ध करने के लिए पूरे भारत में तीर्थ स्थलों को विकसित करने और पहचान करने पर केंद्रित है। इससे रोजगार सृजन होने के साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा उस एरिया का, और देश के ऐतिहासिक महत्व के धार्मिक और तीर्थ स्थलों को पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित करने की योजना में देश के 70 तीर्थ स्थलों को शामिल किया गया, जिसमें बिहार के 4 मंदिर हैं, जिसमें चामुंडा मंदिर भी शामिल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, बिहार में जल्द खुलेंगे फूड प्रोसेसिंग इंस्टीट्यूट, फूड प्रोसेसिंग FPI। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने बिहार के उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन जी के साथ बैठक के दौरान बिहार में फूड प्रोसेसिंग संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट खोलने की बात कही गई है। इस दौरान दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और बिहार के उद्योग मंत्री श्री सैयद शहनवाज हुसैन जी के बीच बैठक हुई और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत बिहार में एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्थापना के विभिन्न पहलुओं पर बातचीत हुई। बिहार किसान संपदा योजना, इसका उद्देश्य है कृषि, समुद्री प्रसंस्करण और खाद्य प्रसंस्करण समूहों का विकास करना। इस दौरान यह भी तय किया गया कि जल्द ही पटना में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय और उद्योग विभाग बिहार सरकार के बीच उच्च स्तरीय बैठक होगी। साथ ही पटना में इस सेक्टर के बड़े उद्योगपतियों की मौजूदगी में एक फूड प्रोसेसिंग कॉन्क्लेव भी किया जाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब। 17 जुलाई 2022 को बिहार पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री नीरज कुमार सिंह ने बिहार में होने वाले जलवायु परिवर्तन के बारे में अध्ययन के लिए पटना जू में क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब का उद्घाटन किया है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की ओर से यूरोपीय यूनियन और जर्मनी की एक संस्था GIEZ द्वारा यह लैब स्थापित की गई है और ऐसा लैब जो है बिहार में पहली बार स्थापित की गई है। ये जो लैब है यूरोपीय यूनियन और जर्मनी की एक संस्था है GIEZ द्वारा यह लैब स्थापित की गई है और यह लैब जो बिहार में पहली बार स्थापित की गई है। प्रधान सचिव अरविंद कुमार चौधरी जी ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि वर्ष 2040 तक राज्य में शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को जो है प्राप्त किया जाए। यह लैब जो है जलवायु परिवर्तन के विभिन्न पहलुओं पर आम जनता विशेषकर स्कूल बच्चों को जो है जागरूक करेगा और यह लैब पटना जू में जो है संजय गांधी जैव उद्यान में जो है का जो है इसमें उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में बिहार को मिला 15वां स्थान। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा नीति आयोग। नीति आयोग जो है इसको जारी करता है और बिहार को कितना स्थान है? 15वां स्थान है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं दोस्तों? तो प्रधानमंत्री अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष कौन है? अभी सुमन बेरी हैं
और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी हैं। अमिताभ कांत जी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2021 में 17 बड़े राज्यों में बिहार को जो है 15वां स्थान मिला है। नीति आयोग के तीसरे इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को उनके प्रदर्शन के प्रभावी तुलना जारी करने के लिए 17 प्रमुख राज्यों में 10 पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों और 9 केंद्र शासित प्रदेशों और शहरी राज्यों की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें 17 प्रमुख राज्यों में कर्नाटक को जो है पहला स्थान, तेलंगाना को जो है दूसरा और हरियाणा को तीसरा स्थान और बिहार को जो है 15वां स्थान प्राप्त हुआ है। याद रखिएगा। अब पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में मणिपुर को पहला शीर्ष स्थान और उत्तराखंड जो है दूसरे स्थान और नागालैंड को जो है सबसे निचले पायदान पे है। और केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ जो है शीर्ष स्थान मिला है इंडिया इनोवेशन इंडेक्स, जिसे नीति आयोग जारी करता है। अभी नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी और सीईओ अमिताभ कांत। और नीति आयोग का जो गठन हुआ था कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पे? योजना आयोग के स्थान पे। याद रखिएगा, योजना आयोग के स्थान पे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आरा बलिया रेल लाइन का सर्वे पूरा हुआ और भोजपुर में बनेगा नया रेलवे जंक्शन। हाल ही में चर्चा क्यों रहा? क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? हाजीपुर। याद रखिएगा, हाजीपुर वैशाली बिहार में है। पूर्वोत्तर रेलवे में 61 किलोमीटर लंबे आरा बलिया ट्रेन रूट का प्राथमिक सर्वे पूरा कर लिया है। साथ ही आरा जंक्शन के पास स्थित जगजीवन हॉल्ट को नया जंक्शन बनाने का प्रस्ताव पूर्वोत्तर रेलवे ने रेलवे मंत्रालय को भेज दिया है। पूर्वोत्तर रेलवे की ओर से प्रस्तावित आरा बलिया रेल लाइन परियोजना की कुल लंबाई 693 किलोमीटर होगी। इस रूट में 10 हॉल्ट होंगे और 6 स्टेशन होंगे, ठीक है। और नई रेल लाइन बनने से बिहार के आरा, उत्तर प्रदेश के बलिया शहर के बीच की दूरी 36 किलोमीटर तक घट जाएगी और बिहार जिले के लोगों को बलिया के लिए सीधे ट्रेन मिल जाएगी, जो अब तक नहीं है। इससे उनकी यात्रा खर्च भी जो है कम हो जाएगा। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छे लगे होंगे और इसी तरह के वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फीडबैक जरूर दें। थैंक यू। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।